आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का है एक स्ट्रक्चर और एक बिल्डिंग का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर होता है। एंड नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ विदाउट स्ट्रक्चर। ऐसे ही लिटरेचर का भी एक स्ट्रक्चर होता है। लिटरेचर एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिससे मीनिंग बिल्ड होते हैं, कम्युनिकेशन होती है। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें, हम लिटरेचर के अंदर कोई प्लॉट या ड्रामा पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों का अलग स्ट्रक्चर है। जैसे प्लॉट में हम देखते हैं एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। सो स्ट्रक्चरिज्म इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। हम लिटरेचर में स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब 1920 के अंदर ना स्ट्रक्चरलिज्म एज अ थ्योरी शुरू होने लगती है। और अगर हम इनके फादर की बात करें तो जो एक फर्डिनेंड डी सोशोर एक स्विस लिंग्विस्ट भी थे, एक लिटरेरी थ्योरिस्ट भी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। अब हम देखते हैं कैसे की। जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना, ये एक ऐसा मेथड, ऐसी थ्योरी है ना जो लिंग्विस्टिक से आई है, ठीक है। लिंग्विस्टिक की एज अ ब्रांच बन के आई है या उससे लिंक हुई है ये। और जो फर्डिनेंड डी सोशोर थे ना, वो बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे, थ्योरिस्ट थे। उन्होंने सेमियोटिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम किया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी। एंड ही आल्सो नाउन एज द फादर ऑफ सेमियोटिक्स एंड स्ट्रक्चरलिज्म। अब फर्डिनेंड डी सोशोर ने ना 1906 से लेकर ना 1911 तक यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में ना लेक्चर देना शुरू कर दिया। तो उनके कुछ कलीग्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने ना उनके जो नोट्स और उनके लेक्चर्स को ना एक बुक के अंदर ना कंपाइल करवा दी। उस बुक का नाम क्या था? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। पहले तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में। और ये किसने किया? रॉय हारिस ने। बहुत अच्छे ट्रांसलेटर थे, ठीक है। उन्होंने भी काफ़ी काम किया हुआ है लिटरेरी थ्योरी में, राइटिंग। इस बुक की पब्लिकेशन से ना स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बूस्ट कर जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। और जो ये बुक थी ये 1916 में पब्लिश की गई। अब इस टाइम में ना जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना वो यूरोप में बहुत फेमस हो रहा था। फिर क्या होता है कि जो रोमन जैकोब्सन, जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, उन्होंने ना क्या किया कि जो स्ट्रक्चरलिज्म को ना लिंग्विस्टिक से निकाल दिया और उसको फिलोसफी और लिटरेरी थ्योरीज में भी इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे ना, वो इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्ट्रक्चरलिज्म की टर्म है ना, इसको सोशल साइंस में इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैक्वेस लैकन और बॉथ एंड मिशेल फौकॉल्ट ने भी बहुत ज़्यादा काम किया। और इन चारों लोगों को ना गैंग ऑफ फोर भी कहा जाता है। हम दोबारा थोड़ा सा फर्डिनेंड डी सोशोर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो फादर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के। अब फर्डिनेंड डी सोशोर ने ना शुरू से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। और उन्होंने संस्कृत की लैंग्वेज भी बहुत सीखी। और जो जितने भी इंडो और यूरोपियन लैंग्वेजेस थी उनको बहुत उन्होंने पढ़ा। लेकिन फिर भी ना वो डिससेटिस्फाइड थे इस लैंग्वेज से। उनका मानना था कि हमें लैंग्वेज को ना री एग्जामिन करना चाहिए। और फिर इन्होंने ना दो अप्रोचेस दी लैंग्वेज की। कौन सी? साइक्रोनिक्स एंड डायक्रोनिक्स। इसमें क्या देखते थे कि जो लैंग्वेज की हिस्ट्री चल रही है ना, उसकी जो सीक्वेंस चल रही है हिस्ट्री में, हम उसको स्टडी करते थे। और साइक्रोनिक्स में हम एक स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड था, स्पेसिफिक चीज़ को हम स्टडी करते थे। डायक्रोनिक्स में वो कहते हैं कि हम ना चीज़ों को खुद एक नेम दे देते हैं। जैसे कि एप्पल है, एप्पल को किसने नेम दिया? हमने नेम दिया। एप्पल को एप्पल कौन कहते हैं? हम कहते हैं, यानी हमने एप्पल को नेम दिया। मानना था कि जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, उनको चीज़ों के साथ अटैच करना ही स्ट्रक्चरलिज्म है। या मोबाइल है, मोबाइल को मोबाइल का नाम हमने दिया है। हमने एक वर्ड जो मोबाइल है उसको इस सेल फोन के साथ अटैच कर दिया है, तो वो मोबाइल बन गया और सब उसको मोबाइल कहने लग गए हैं। जो फर्डिनेंड डी सोशोर है ना, वो क्या कहते हैं, वो ना साइक्रोनिक की अप्रोच पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जो वर्ड है ना, उसका कनेक्शन किसी ऑब्जेक्ट से नहीं होता, उसका कनेक्शन बल्कि दूसरे वर्ड से होता है। जैसे कि एक वर्ड है पेन। अब वो पेन नेम हमने उसे दे दिया है पेन को, तो इसलिए वो पेन नहीं है। इनका मानना है कि एक और दूसरा जो वर्ड है ना, उससे हमें उसका मीनिंग पता चलता है। बल्कि इनका मानना था कि जो एक वर्ड पेन है ना, अगर वो स्ट्रक्चर में आ गया तो ही उसका मीनिंग निकलेगा, ठीक है। अगर वो स्ट्रक्चर में नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वो बस कुछ वर्ड्स होंगे लेकिन उनका मीनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वर्ड एक स्ट्रक्चर में है, ठीक है,
तभी उसका कोई मीनिंग निकल सकता है। इनका मानना है कि हमें साइक्रोनिक अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। जो डाइक्रोनिक अप्रोच है ना, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद ना इन्होंने ना दो कॉन्सेप्ट दिए, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। कहते हैं कि जो सिग्निफायर है ना, वो किसी भी चीज़ की फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट, कुछ भी हो सकता है। और जो सिग्निफाइड है ना, वो हमारा मेंटल कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया दिमाग में आता है ना उस चीज़ को सुन के, वो है सिग्निफाइड। और वो कहते हैं कि ये जो इन दोनों के दरम्यान में कनेक्शन है ना, ये नेचुरल नहीं है, बल्कि आर्बिट्रेरी यानी कि रैंडम। जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट नेम्स देते हैं। जैसे कि हमारे इधर मुल्क में हम बिल्ली को बिल्ली कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कैट कहते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज में हम कुछ और कहते होंगे। तो इससे जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। हमें नहीं पता चलेगा ये किसकी बात हो रही है और हमारे ज़हन में क्या इमेज आएगी। इसके अलावा वो दो और कॉन्सेप्ट देते हैं, एक लैंग और एक पैरोल। अब अगर मैं सिंपली बताऊँ ना, तो लैंग मीन लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि ग्रामर होती है, यानी कि उस लैंग्वेज को कैसे बोला जाए। लैंग ना एक सिस्टम को कहते हैं, एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज को। इसमें लैंग्वेज को बोलने के कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर्स होती है, साइंटेक्स्ट होता है। और जो पैरोल है ना, वो है परफॉर्मेंस ऑफ दैट लैंग्वेज, कि कैसे आप उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, कैसे उसको परफॉर्म कर रहे हो। सोशोर का मानना ये भी है कि जो लैंग्वेज है ना, वो चेंजेबल है और वो वक्त के साथ बदलती है। उनका मानना है कि स्ट्रक्चरलिज्म को ना लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो उस लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि एक दीवार है और इस दीवार में ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, ठीक है। अगर हर ईंट का एक अलग रोल है, अगर हम उसको निकाल दें तो उसमें कोई वो मजबूती नहीं रहेगी, या उससे अफेक्ट पड़ेगा उसके स्ट्रेंथ को। ऐसे ही अगर लैंग्वेज में से स्ट्रक्चर को निकाल देंगे ना, तो उसके मीनिंग पे अफेक्ट पड़ेगा। अब कुछ देर पहले मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की थी। एक फ़िलोसोफर थे जीन पॉल सार्ट्रे, ठीक है। उन्होंने ना एग्जिस्टेंशियलिज्म की अप्रोच को बहुत सपोर्ट किया। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है कि इंसान है ना, वो फ्री है, कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती, वो हर चीज़ से फ्री है, हर बाउंड्री से फ्री है। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म इस जो अप्रोच के ना अगेंस्ट बात करती है। वो कहती है नहीं, जो इंसान है, एक लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर के बाउंड है वो। अब इसमें हम ना एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं एपिस्टीम का, जो कि ना माइकल फोकल्ट ने ना दिया था। अब ये क्या कहता है कि अगर लैंग्वेज में स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो हम कोई भी नॉलेज नहीं ले सकते। नॉलेज बनती ही स्ट्रक्चर से है। अगर लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर आएगा तभी हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अगर लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर है ना, तो ही मीनिंग बनेगा। और मीनिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सही स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। इनका मानना था कि हम सोच भी नहीं सकते, वी कैन नॉट इवन थिंक विदाउट लैंग्वेज। इसके बाद जो फर्डिनेंड डी सोशर हैं, वो क्या करते हैं, बाइनरी ओपोजिशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनका मानना था कि हर चीज़ का जो मतलब है ना, वो दूसरे वर्ड पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक चीज़ अच्छी है यानी गुड है, तो वो गुड क्यों है, क्योंकि वो बैड नहीं है, ठीक है। यानी ऑपोजिट वर्ड पे उसका मीनिंग डिपेंड करता है। ऐसे ही जो मेल है, वो मेल क्यों है, क्योंकि वो फीमेल नहीं है। और हॉट क्यों है, क्योंकि वो कोल्ड नहीं है। यानी कि दो ऑपोजिट वर्ड। उनका मानना है कि दुनिया में ना हर चीज़ का एक ऑपोजिट वर्ड ज़रूर होता है, और हमें उस ऑपोजिट वर्ड की वजह से ना वर्ड के मीनिंग का पता चलता है। सिंपली कहूँ ना, तो स्ट्रक्चरिज्म के जो वाले थे ना, उनका यही मानना था कि लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर में है। अगर लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर में ही रहेगी तो ही उसका मीनिंग निकलेगा। अगर लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर को हम नहीं फॉलो करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। फिर हम क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की भी बात कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, सोशल साइंस में स्ट्रक्चरलिज्म को लेके गए थे ना, तो इन्होंने कहा कि जो कल्चर है ना, उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ऑन द सरफेस देखें ना, कल्चर है ना, उसका मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन अगर हम उसे डीपली पढ़ेंगे तो कल्चर का मीनिंग डिफरेंट है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ एक सिस्टम में है, चीज़ में एक रूल है, हर चीज़ एक स्ट्रक्चर से बनी हुई है। जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे, ये बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने फर्डिनेंड डी सोशर के कॉन्सेप्ट को बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद एक और इंसान भी हैं, व्लादिमीर प्रोप। इन्होंने ना जो फोक्स होती हैं, फेरी टेल्स होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि जितनी भी फेरी टेल्स, फोक्स है ना, ये 31 एलिमेंट्स पे बनी हुई हैं। फिर अगर हम रोनाल्ड बार्थ को देखें, इन्होंने ना कॉन्सेप्ट दिया था, अपनी एक बुक इन्होंने दी थी, डेथ ऑफ द ऑथर। उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रक्चरलिज्म में जो राइटर होता है, जैसे उसकी डेथ हो जाती है, कि अटेंशन थी ना लिखते हुए कोई भी लिटरेरी वर्क, उसकी जो वो क्या मैसेज देना चाहता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम एक टेक्स्ट को ना स्ट्रक्चरलिज्म की बेस पे ही इंटरप्रेट करते हैं।
अभी तो ये स्ट्रक्चरलिज्म के सपोर्टर थे, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम बाद ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को सपोर्ट करेंगे, जो कि ऑपोजिट है स्ट्रक्चरलिज्म के। स्ट्रक्चरलिज्म की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? एक ऐसी थियोरेटिकल अप्रोच है जो ह्यूमन कल्चर को एनालाइज करती है, लैंग्वेज को एनालाइज करती है, और इनका मानना है कि दुनिया में हर चीज़ ना स्ट्रक्चर की बेस पे है। अगर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उसका मीनिंग नहीं होगा। फिर हमने देखा कि जो फर्डिनेंड डी सोशोर ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये एक स्विस लिंग्विस्ट थे और 1857 से लेकर 1913 तक रहे। दो कॉन्सेप्ट दिए थे साइन के, एक सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। जो सिग्निफायर होता है वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म होती है, ये साउंड भी हो सकता है, ये वर्ड भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है। और जो सिग्निफाइड होता है ना, वो क्या होता है? ऐसा जो कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी मेंटल कॉन्सेप्ट, कोई भी एक आइडिया जो किसी चीज़ को देख कर आया था। जैसे कि अगर हम ट्री को देखते हैं तो हमारे माइंड में ना ट्री की इमेज आ जाएगी। तो जो माइंड में मेंटल कॉन्सेप्ट है ना, वो सिग्निफाइड हुआ, और जो असल में एक ट्री है वो सिग्निफायर हुआ। इसको आगे ना सेमियोटिक्स में और डीपली देखेंगे। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। जो लिटरेचर है ना, वो एक सिस्टम है लैंग्वेज का। पहले हम लोग देखते थे क्या टेक्स्ट का मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि कैसे मीनिंग निकल रहा है। वो इसके अंदर हम ऑर्डर जो होता है उसको लेस इंपॉर्टेंस देते हैं और स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें हम लैंग्वेज के पैटर्न्स पे फोकस करते हैं, कन्वेंशंस यानी रूल्स पे फोकस करते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। फिर हमने फिगर्स थे स्ट्रक्चरलिज्म में, उनको देखा, जिनमें रोलैंड बार्थ आ गए, जिन्होंने कहा कि लिटरेचर इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस। इन्होंने एक जो बुक दी थी डेथ ऑफ द ऑथर, कि जो मीनिंग है वो टेक्स्ट के अंदर से मिल सकता है। ये नहीं होता कि जो राइटर ने जब लिखा था वो वर्क, उसमें उसकी क्या इंटेंशन थी, ये मैटर नहीं करता, बल्कि हम मीनिंग सिर्फ टेक्स्ट में से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद टेस बीटन टूडोरोव आ गए हैं। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में नरेटिव थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने जैसे कि पहले बताया था कि सब जो स्टोरीज हैं वो बेसिक शेयर स्ट्रक्चर है, किस तरह वो नरेट कर रहे हैं, उनका बेसिक एक स्ट्रक्चर है। अब हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्यों लिटरेचर पे अप्लाई करते हैं हम, ये देखने के लिए कि कौन से पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसके योनरा को पढ़ने के लिए, लिटरेरी फॉर्म्स को पढ़ने के लिए, नरेटिव फॉर्म्स को पढ़ने के लिए, और करैक्टर का क्या रोल्स हैं, इनको भी देखने के लिए हम स्ट्रक्चरलिज्म का यूज़ करते हैं। हम इसमें ग्रामर पे फोकस करते हैं और किस तरह स्टोरी को नरेट किया जा रहा है, इस पे भी फोकस करते हैं। फिर हमने कुछ मेन कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें बाइनरी ऑपोजिशन आ गया, नरेटिव स्ट्रक्चर आ गया। बाइनरी ऑपोजिशन क्या, हमें मतलब पता चलता है ऑपोजिट मतलब से, डार्क का लाइट से, गुड का इविल से, ठीक है। नरेटिव स्ट्रक्चर में हमने बताया कि किस तरह जो नरेट की जाती है। हम लोगों ने इंटरटेक्सचुअलिटी का कॉन्सेप्ट भी देखा। ये कहते हैं कि ऑल टेक्स्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर, हर टेक्स्ट ना दूसरे टेक्स्ट से कनेक्ट है। फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल देखेंगे जो इडिपस रेक्स है, सबने पढ़ा हुआ है, सोफोक्लिस का था, ठीक है। इसमें हम लोग अगर हम बाइनरी ऑपोजिशन देखें तो क्या है, जो साइट और ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट है। फेट और फ्री विल ऑपोजिट जा रही थी, कि क्या उसकी जो फेट थी, उसकी किस्मत उसको क्या करवा रही थी, उसकी फ्री विल वो खुद क्या कर रहा था, ठीक है। अगर हम उसके नरेटिव स्ट्रक्चर देखें तो क्या देखते हैं कि एक प्रोफेसी थी, ठीक है, उसने उसको डाउनफॉल ले आया उसकी लाइफ में, ठीक है। उसको फिर पता चलता है कि भाई वो ही असल मर्डर है, फिर उसको पनिशमेंट मिलती है, यानी कि हर चीज़ सीक्वेंस से चल रही है। और जो मिथिकल पैटर्न था वो क्या था कि एक हीरो को कर्ज किया गया था और वो उस से एस्केप ही नहीं कर पा रहा था, बच ही नहीं पा रहा था अपनी डेस्टिनी से। अब इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया था। वो क्या था, कुछ लोग क्रिटिक्स कहते थे कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना, टू रिजिड, बहुत साइंटिफिक है, इससे जो हमारी पर्सनल इमोशंस हैं, हमारे जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो हम इग्नोर कर देते हैं। फिर दूसरा क्या कहता है कि हम इस पर सिर्फ सिस्टम पे फोकस करते हैं, हम इसमें हिस्ट्री को इग्नोर ही कर रहे हैं, हिस्ट्री को तो हम देख ही नहीं रहे। और फिर तीसरा क्या क्रिटिसिज्म इस पर हुआ था कि इसमें ऑथर का टेंशन तो है ही नहीं, कि ऑथर ने जब ये वर्क लिखा था तो उसका क्या मकसद था, क्या वो थीम दे रहा था, इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो क्या है, जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो मानते थे कि लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर पे बनी है। अगर हम लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देंगे तो हमें कोई मीनिंग समझ नहीं आएगा, कोई मीनिंग बनेगा ही नहीं। इन्होंने ना उसके कंटेंट, उसके कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया और सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस किया। आज हमने स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट में हम सेमियोटिक्स पे बात करेंगे, जो इसे थोड़ा सा कनेक्टेड ही होगा, क्योंकि वो भी फर्डिनेंड डी सोशोर ने ही शुरू किया था।